हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने स्टील की प्रॉपर्टीज़ सीआरजी और स्टील की प्रॉपर्टीज़ तक कर लिया था। अब हम सेकंड चैप्टर को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है, इस लेक्चर के अंदर। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं बंडल कंडक्टर्स से। ओके, तो जनरली क्या होता है, बंडल कंडक्टर्स आर दोज कंडक्टर्स विच फॉर्म टू और मोर स्टैंडर्ड कंडक्टर्स। देखिए जनरली हमारे पास क्या होता है, तीन फेसेस होते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। थ्री फेस सिस्टम होता है आर वाई बी। तो हमारे माइंड में क्या चलता है कि एक फेस के लिए एक ही तार होगी, ये आर फेस के लिए होगी, ये वाई फेस के लिए होगी, ये बी फेस के लिए होगी, ठीक है। लेकिन जब हाइयर वोल्टेजेस पे जाते हैं, हाइयर वोल्टेजेस जो बहुत ज़्यादा वोल्टेज होती है, ग्रेटर देन 220 kV जनरली, ठीक है। ग्रेटर देन 220 kV कब होता है, जब हमको ट्रांसमिट करनी होती है इलेक्ट्रिसिटी लॉन्ग डिस्टेंसेज के लिए, ठीक है। 765 kV होगी और हायर वोल्टेजेस होगी। तो उस केस में हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर फेस के लिए हम एक वायर नहीं लेते बल्कि कई वायर्स लेते हैं पैरेलल में। जैसे आर फेस के लिए हमने कई तारें ली, एक दो, ठीक है, हमने ऐसे पैरेलल में ले ली वायर्स। तो इन जो वायर्स को जिनको पैरेलल में लेते हैं, इनका जो नाम होता है वो होता है बंडल कंडक्टर्स। इनको हम बोलते हैं बंडल कंडक्टर्स, यानी हमने बंडल बना दिया कंडक्टर्स का, ठीक है, इकट्ठा बना दिया, इसलिए हम इनको बंडल कंडक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। तो स्ट्रैंडेड, स्ट्रैंडेड यानी अलग अलग कंडक्टर्स बंडल टुगेदर, एक साथ बंडल बना दिया हमने इनका, टू गेट टू मोर करंट कैरिंग कैपेसिटी। इससे हमारे क्या आ गई, करंट कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है सिस्टम की। अच्छा, यानी कि एक सिंगल तार अगर हम लगाते तो उसकी जो करंट कैरिंग कैपेसिटी होती आर फेस के लिए, और हमने दो तारें जो लगा दी, उनकी जो करंट कैपेसिटी होगी ये ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू दिस, ठीक है। इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी, इसलिए हम यूज़ करते हैं। फॉर वोल्टेज ग्रेटर देन 220 kV इट इज प्रेफरेबल टू यूज मोर देन वन कंडक्टर पर फेस। एक से ज़्यादा कंडक्टर पर फेस यूज़ किया जाता है, विच इज़ नोन एज बंडल कंडक्टर। हेयर टू और मोर स्टैंडर्ड कंडक्टर्स आर यूज पर फेस। दो या दो से ज़्यादा कंडक्टर्स यूज़ कर सकते हो एक फेस के लिए। ऑल्सो टू इंक्रीज द करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम, बंडल कंडक्टर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स वेरियस फैसिलिटीज टू द इन एडिशन टू, मतलब इन एडिशन टू मतलब करंट कैरिंग कैपेसिटी तो बढ़ाता ही बढ़ाता है, उसके अलावा भी कई फायदे हैं। इन एडिशन टू इंक्रीजिंग, ये आएगा यहाँ पे, द करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम। तो अब देखते हैं इसके एडवांटेजेस क्या हैं। देखिए, वी कैन रिड्यूस द रिएक्टेंस ऑफ लाइन। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर आप पैरेलल में ट्रांसमिशन लाइंस लगाओगे तो जो उनकी रिएक्टेंस है आप उसको क्या करोगे, रिड्यूस कर दोगे। रिएक्टेंस होता है एक्स ट्रांसमिशन लाइन की इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एल। तो इसमें आप एल, जो एल की वैल्यू जो होती है उसको आप रिड्यूस कर देते हो। तो एल अगर रिड्यूस हो जाता है तो एक्स भी आपका रिड्यूस हो जाता है, और एक्स अगर आपका रिड्यूस हो जाता है तो आप ज़्यादा पावर ट्रांसमिट कर सकते हो। सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड के बीच में आप ज़्यादा पावर ट्रांसमिट कर सकते हो, ठीक है, अगर आप बंडल कंडक्टर्स यूज़ कर रहे हो तो, क्योंकि उस केस में एक्स आपका रिड्यूस हो जाता है। सेकंड, बंडल कंडक्टर्स रिड्यूस द वोल्टेज ग्रेडियंट। वोल्टेज ग्रेडियंट क्या चीज़ होती है आपका, ये तार है, तार के अंदर वोल्टेज का जो आपका फॉल हो रहा है डिस्टेंस के साथ, उसको हम बोलते हैं वोल्टेज ग्रेडियंट, ठीक है। तो अगर वो एकदम रैपिडली फॉल हो जाएगा तो उस केस में प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, ठीक है। एक पॉइंट पे वोल्टेज ज़्यादा है, एक पॉइंट पे कम है, तो यानी पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा उस एरिया में। तो उसकी वजह से क्या होंगे, आपके कोरोना लॉसेस बढ़ जाएंगे सिस्टम के, ठीक है। dV बाई डी एक्स बोलते हैं इसको, रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज विद डिस्टेंस। तो अगर आपका dV बाई डी एक्स ज़्यादा है, वोल्टेज ग्रेडियंट ज़्यादा है, तो उस केस के अंदर क्या होंगे, आपके लॉसेस बढ़ जाएंगे। और अगर कोरोना लॉस बढ़ जाएंगे, एक ही वायर ले रहे हैं तो ऑब्वियसली उसमें वोल्टेज ग्रेडियंट आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि एक ही वायर के अंदर ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा है। करंट ज़्यादा फ्लो करेगा तो पोटेंशियल ड्रॉप भी ऑब्वियसली होने के चांसेस ज़्यादा है। पोटेंशियल ड्रॉप अगर ज़्यादा होने के चांसेस है तो यानी डिस्टेंस के साथ जो आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो भी आपका बहुत ज़्यादा फॉल कर रहा है। तो उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे ऐसे ऐसे लगा दिए। तो एक तो मैं इसमें से 100 एम्पियर करंट भेजूँ, एक मैं इनमें से क्या क्या करूँ, आपका 40 एम्पियर भेजूँ, ठीक है। टोटल 120 एम्पियर देखो यहाँ पे करंट जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ड्रॉप आएगा डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल के अंदर वो कम आएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, कोरोना लॉस आपका कम हो जाएगा। एक ये रीज़न होता है इसका, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज ग्रेडियंट रिड्यूस हो जाता है बंडल कंडक्टर्स के अंदर, तो कोरोना लॉस आपके बहुत कम हो जाते हैं, मतलब कम हो जाते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल कंडक्टर अगर हम यूज़ करते हैं तो, सिंगल कंडक्टर यूज़ करते हैं। ये बहुत बड़ा फायदा होता है बंडल कंडक्टर्स का। उसके बाद इसके अलावा क्या, अब आपने एल इफेक्टिव रिड्यूस कर दिया तो इसकी क्या रिएक्टेंस रिड्यूस होगी थी, उसकी वजह से क्या होता है, इसकी रेडियो इंटरफेरेंस भी रिड्यूस हो जाती है, कि जो रेडियो की जो कम्युनिकेशन होती है उन लाइंस के साथ, उस फ्रीक्वेंसी के साथ ये फिर इंटरफेयर नहीं करता, ठीक है। इट रिड्यूसेस सर्ज इम्पिडेंस। अब ये सर्ज इम्पिडेंस क्या होता है, ये मतलब आप सीख ही लो, मैं क्या बताऊँगा आपको। अच्छा, सर्ज इम्पिडेंस क्या होता है, जैसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में अगर सर्ज इम्पिडेंस लगी हुई है तो बिना किसी पोटेंशियल ड्रॉप के आप पावर को एक एंड से दूसरे एंड पे ट्रांसमिट कर सकते हो।
व्हाट इट इज़, मतलब आपका दिमाग थोड़ा घूमेगा, बट एक्चुअली आप ना नेट पे स्टडी करो इसको डिटेल में। ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पावर सिस्टम्स का। सर्ज इम्पीडेंस क्या होती है, उसका क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, ठीक है। ओके, वहाँ से आप करके मुझे भी बताओ, मैं सुनना चाहूँगा आपने क्या सीखा वहाँ से। ऑल्दो मुझे आता है, बट इसको एक्सप्लेन अगर करने लगा मैं तो फिर पता चलेगा 15 मिनट इसी में चले गए। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं एप्लीकेशन ऑफ बंडल कंडक्टर्स। एप्लीकेशन क्या है, ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होगा, ठीक है। एज इट हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग बेटर वोल्टेज रेगुलेशन। ऑब्वियसली अब जब आपका करंट कम फ्लो कर रहा है तो जो ड्रॉप आएगा करंट की वजह से आई इंटू जेड, जेड आपकी इंपीडेंस है इसकी ट्रांसमिशन लाइन की, तो करंट अगर फॉल कर गया तो V इज इक्वल टू आई इंटू जेड ट्रांसमिशन लाइन के अलॉन्ग, करंट कम तो वोल्टेज कम, तो यानी वोल्टेज ड्रॉप जो हो रहा था इसके अंदर आपका लाइन के अंदर वोल्टेज ड्रॉप वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप रिड्यूसेस, ठीक है। अच्छा, तो अगर वोल्टेज ड्रॉप रिड्यूस हो गया तो ये आपकी रिसीविंग एंड वोल्टेज है, ये आपकी सेंडिंग एंड वोल्टेज है। वोल्टेज रेगुलेशन कैसे निकालते हो आप, वी आर, रिसीविंग एंड वोल्टेज मैग्नीट्यूड माइनस सेंडिंग एंड वोल्टेज मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय रिसीविंग एंड वोल्टेज मैग्नीट्यूड। तो अब आपका अगर लॉस कम हो रहा है, ड्रॉप कम हो रहा है, तो वी आर माइनस वी एस की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। तो अगर वो कम होगी तो ऑब्वियसली क्या होगा, देखो आपका ड्रॉप कम हुआ, वी एस आपने यहाँ से चला, वी एस में ड्रॉप कम हुआ तो आप वी आर पे पहुंचे। एक आपका ड्रॉप काफ़ी ज़्यादा हो गया तो वी आर काफ़ी कम हो गया, तो वी आर माइनस वी एस की वैल्यू इस केस में क्या होती, अगर आप बंडल कंडक्टर्स यूज़ कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपकी वी आर माइनस वी एस की वैल्यू in case of bundled conductors is much less than Vr minus Vs की वैल्यू नॉर्मल कंडक्टर्स में अगर आप यूज़ करते तो इससे मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये वैल्यू कम है तो उसका वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा है, वोल्टेज रेगुलेशन इज गुड। इसका मतलब क्या हुआ, आप सेंडिंग एंड से जो वोल्टेज भेज रहे हो उसमें इतना ज़्यादा ड्रॉप नहीं होता, पता चला आप यहाँ से तो वोल्टेज इतनी ज़्यादा एंड सेंडिंग एंड पे इतनी वोल्टेज भेज रहे हो, रिसीविंग एंड पे पता चला बीच में इतनी ड्रॉप होगी वोल्टेज बहुत ज़्यादा, तो क्या फ़ायदा हुआ इतनी वोल्टेज बताओ करने का बीच में। हम क्या चाहते हैं कि जितनी वोल्टेज हम सेंडिंग एंड पे हैं उतनी हम रिसीविंग एंड पे मेंटेन रखें, वोल्टेज को ऑलमोस्ट कांस्टेंट रखें, ठीक है। दैट इज ऑलवेज गुड फॉर अ गुड ट्रांसमिशन सिस्टम। इससे बेसिकली क्या होता है, स्टेबिलिटी आती है। पावर सिस्टम स्टेबिलिटी एक टॉपिक है जो आप पढ़ोगे, उसमें वोल्टेज रेगुलेशन का बहुत इंपॉर्टेंस है। जो आपकी लाइट फ्लक्चुएट होती है ना घरों में, तो वो बेसिकली क्या होता है, वोल्टेज अप एंड डाउन होती है, और उससे कई डिवाइसेस को भी खतरा होता है कि डिवाइसेस आपके मतलब ख़राब हो सकते हैं अगर वोल्टेज आपकी बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाए तो। जब आपने देखा होगा गर्मियों में बहुत से लोग एसी चला लेते हैं तो क्या हो जाता है, एकदम लोड बढ़ जाता है, तो जो जिस लाइन पे आपके घर से कनेक्शन है, जहाँ से आपके पास इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, उस पर क्या होता है, फिर वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है। जब वोल्टेज ड्रॉप होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, आपके घर में क्या होता है, जो बोलते हैं ना आपको, कैसे क्या बोलते हो, जब वोल्टेज ड्रॉप आती है तो उस लाइट, वो लाइट जो आती है डिम लाइट आती है आपके घर, एग्जैक्टली और इस केस में आपके इक्विपमेंट फेल हो सकते हैं। तो आपकी वोल्टेज लिमिट्स के अंदर रहनी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपका वोल्टेज प्रोफाइल बेटर होना बहुत अच्छा होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एक और अच्छा फायदा हो गया। एंड एफिशिएंसी, ऑब्वियसली अब लॉसेज कम है तो एफिशिएंसी भी ज़्यादा ही होगी। बाय रिड्यूसिंग द इंडक्टेंस एंड स्किन इफेक्ट, इंडक्टेंस मैंने बताया एल को रिड्यूस कर देता है ये, ठीक है। एंड स्किन इफेक्ट प्रेजेंट इन पावर लाइंस। स्किन इफेक्ट क्या होता है, स्किन इफेक्ट का मतलब ये होता है कि कोई भी करंट जो है वो किसी कंडक्टर के स्किन से फ्लो करता है, इनर स्ट्रैंड से फ्लो करने की बजाय उसकी स्किन से फ्लो करता है। और जब स्किन से कोई करंट फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर के, तो उसका जो इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया है, यानी जिस एरिया से वो करंट फ्लो कर रहा है, वो एरिया रिड्यूस हो जाता है। अगर एरिया रिड्यूस हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, आपका उस इफेक्टिव जो रेजिस्टेंस है उस कंडक्टर का वो इंक्रीज हो जाता है। और अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है तो उसकी वजह से लॉसेज इंक्रीज हो जाते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे ऐसे बंडल कंडक्टर्स यूज़ कर रहे हो जिनमें करंट ही आप कम फ्लो करवा रहे हो, तो ऑटोमेटिकली उसको सरफेस से ज़्यादा फ्लो करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एल उसके लिए वैसे रिड्यूस हो चुका है, ठीक है, एल इफेक्टिव। तो एल अगर रिड्यूस हो चुका है तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली क्या होगा उसमें, उस केस में इसका करंट, जस्ट अ मिनट, सॉरी, तो करंट कैसे फ्लो करेगा उस केस में, ओह सॉरी,
करंट आपका नॉर्मली जो फ्लो करता है वैसे ही फ्लो करेगा, और मतलब ज़्यादा बाहर से फ्लो करने की कोशिश नहीं करेगा। यानी एरिया जो जिस एरिया में से करंट फ्लो करेगा वो एरिया इंक्रीज हो जाएगा, और एरिया अगर इंक्रीज हो जाएगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, लॉसेज आपके रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, स्किन इफेक्ट की बातें होगी। ओके, हम चलते हैं आगे। लो रेजिस्टिविटी कॉपर अलॉयज, ये बेसिकली पावर सिस्टम का टॉपिक है। आप जितना पावर को डीप में पढ़ेंगे ये आपको उतना ही अप्रिशिएट करोगे इस टॉपिक को आप ना। ये जो चीज़ें बंडल कंडक्टर्स और ये सारी चीज़ें, एक्चुअली मैं थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल चला गया, मुझे नहीं जाना चाहिए था, बट अब लेक्चर है तो ऑब्वियसली बताना तो पड़ेगा बच्चों को। ठीक है, ताकि वो खुद से भी गूगल कर सके, सर्च कर सके, पढ़ सके उसके बारे में। ओके, अब हम आगे लो रेजिस्टिविटी कॉपर अलॉयज के ऊपर। देखिए, लो रेजिस्टिविटी कॉपर अलॉयज, अब तक हमने मेटल्स की बात की थी, प्योर मेटल्स की, कॉपर, एल्यूमिनियम, ठीक है, स्टील। अब हम क्या करेंगे, इन मेटल्स को मिलाना स्टार्ट करेंगे, आपस में मिलाएंगे तो क्या बनेंगे, अलॉयज। ठीक है, तो सबसे पहले हम कॉपर और जिंक को जो मिलाएंगे तो उसमें क्या बनता है आपका, ब्रास। ब्रास का मतलब होता है 60% कॉपर एंड 40% जिंक। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखो इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, इससे क्या होता है, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है। पहली चीज़ तो ये, यानी इसको अगर आप इसके ऊपर कोई भी फोर्स लगाओगे, टॉर्क लगाओगे, प्रेशर लगाओगे तो इतना इजीली टूटेगा नहीं है, मतलब ना डिफॉर्म होगा। दूसरी चीज़ क्या है, इट्स कंडक्टिविटी इज लोअर देन कॉपर। ऑब्वियसली अलॉय है, अलॉय अगर आप कोई भी बनाओगे तो उसके अंदर उसकी कंडक्टिविटी प्योर मेटल से हमेशा कम होती है। ये प्रॉपर्टी हम पहले ही पढ़ चुके हैं अलॉइंग के अंदर, तो यानी इसकी कंडक्टिविटी कम होगी। थर्ड वन इज इट कैन अटेन एनी शेप इफ प्रेस्ड, यानी ये मोल्डेबल है इजीली। अगर आप इसको प्रेस करोगे तो मतलब ऐसा नहीं है कि ब्रिटल है एकदम टूट जाएगा, आप इसको शेप दे सकते हो। ठीक है, प्योर मेटल को शेप देना कई बार थोड़ा मुश्किल होता है। फोर्थ इज इट कैन बी इजली ड्रॉन इनटू वायर्स, ऑब्वियसली डक्टिलिटी है, डक्टिलिटी तो चाहिए चाहिए हमें। इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज अबाउट 890 डिग्री सेल्सियस। कॉपर का कितना था, 1084 डिग्री सेल्सियस, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट तो थोड़ा कम है। इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 3.3। अभी एप्लीकेशन क्या है इसकी, इट इज़ यूज एज अ करंट कैरिंग मटेरियल ऑन प्लग पॉइंट्स, सॉकेट आउटलेट्स। प्लग पॉइंट, जो प्लग के पॉइंट आप लगाते हो उसके अंदर यूज़ होता है। सॉकेट के जो आउटलेट्स बनते हैं आपके वो ब्रास के बनते हैं। स्विचेस कई बार जो ब्रास के बनते हैं, और लैंप होल्डर्स, जो लैंप के होल्डर्स होते हैं आपके वो भी ब्रास के बनते हैं। ओके, लैंप होल्डर्स आपने देखे होंगे बल्ब के ऊपर, जो वो ऐसे नहीं लगाते, प्लेट सी छतरी सी लगी होती है ऐसे ऐसे ऐसे, उसके नीचे बल्ब लगता है आपका, वो लैंप होल्डर ही एक टाइप से। लैंप होल्डर ऐसे लगता है, उसमें लैंप लगाते हो। ओके, ऑल्दो मेरी ड्राइंग काफ़ी ख़राब है एंड यू हैव टू बियर विद इट। ओके, अब हम आगे ब्रॉन्ज पे। ब्रास के बाद ब्रॉन्ज आ गया। ब्रॉन्ज क्या, इट इज़ अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। वो कॉपर एंड जिंक का था, ये कॉपर एंड टिन का है। इट कंटेन्स 84% कॉपर एंड 8 to 16% ऑफ टिन। ओके, तो इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। इट हैज़ फाउंड इन टू टाइप्स, कैडमियम ब्रॉन्ज एंड सिलिकॉन ब्रॉन्ज। जिसमें कैडमियम ऐड करोगे वो कैडमियम ब्रॉन्ज हो जाएगा, जिसमें सिलिकॉन ऐड करोगे सिलिकॉन ब्रॉन्ज हो जाएगा। अच्छा, इसे इट हैज़ गुड कंडक्टिविटी बट लेस देन कॉपर। ऑब्वियसली एलॉइंग की है आपने, तो एलॉइंग में नेचुरली प्योर मेटल से कम होगी कंडक्टिविटी। उस बेसिक प्रॉपर्टी को याद रखो, बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। नेक्स्ट है, इट इज़ फ्री फ्रॉम कोरोजन। इसमें जंग नहीं लगता ब्रॉन्ज पे। ब्रॉन्ज को क्या बोलते हैं आप, तांबा बोलते हो शायद, मोस्ट प्रोबेबली। आई डोंट नो वेदर आई रिटन इट करेक्टली और नॉट, देख लेना। एप्लीकेशन, इट इज़ यूज फॉर कंडक्टिंग कम्यूटेटर और सेगमेंट्स। देखो कम्यूटेटर जो होता है वो डीसी मशीन्स के अंदर यूज होता है, और कम्यूटेटर क्या होता है, मैकेनिकल रेक्टिफायर होता है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिवाइस है डीसी मशीन्स के अंदर, कम्यूटेटर। तो वो जो बनती है आपकी, वो जनरली ब्रॉन्ज की बनती है। ठीक है, उसके ऊपर फिर ब्रशेज लगते हैं कार्बन ग्रेफाइट की। अब ये इतना वियर एंड टियर इतना इजीली नहीं होता, प्लस इसकी कोरोजन रेजिस्टेंट होता है, इसलिए हम कम्यूटेटर के अंदर जो ब्रशेज, कम्यूटेटर जो बनाते हैं वो जनरली हम ब्रॉन्ज का बनाते हैं। ठीक है, करंट को इजीली कलेक्ट कर लेता है ये बेसिकली इसका काम होता है, करंट को कलेक्ट करना मोटर के अंदर या जनरेटर के अंदर, डीसी मशीन के अंदर, टू करंट कलेक्शन। ठीक है, ये इसका बेसिक होता है। जब आप इलेक्ट्रिकल मशीन्स 1 पढ़ोगे तब आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी डीप में। ओके, अब हम आगे बेरिलियम कॉपर पे। बेरिलियम कॉपर इज व्हाट, 97% कॉपर एंड 3% बेरिलियम। ओके, इट्स प्रॉपर्टीज आर, इट्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिपेंड अपॉन द एक्सटेंट ऑफ हीट ट्रीटमेंट ऑफ अलॉय। इसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किस पे डिपेंड करेगी, कि कितना आपकी हीट ट्रीटमेंट की है आपने अलॉय की।
यानी कि हीट ट्रीटमेंट का मतलब है वही जो एनील्ड कॉपर और हार्ड कॉपर मैंने जो डिफरेंस बताया था, एक तो आप स्लोली उसको कूल करें, एक आप उसको एकदम कूल करें, तो ऑब्वियसली मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी कितना इलास्टिक होगा वो उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है। इट इज़ हाईली रेजिस्टेंट टू कोरोजन, कोरोजन को रेजिस्टेंट होता है। इट्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी चेंजेस विद हीट ट्रीटमेंट, ऑब्वियस बात है ये भी कि आपकी रेजिस्टिविटी भी चेंज होगी हीट ट्रीटमेंट के साथ, बिकॉज एटम्स हैं, एटम्स को आप एक तो रैंडमली कूल कर रहे हो, एक आप उनको स्लोली कूल कर रहे हो, तो ऑब्वियसली उनके जो इंटरेक्शन होगी एक दूसरे के साथ वो चेंज होगी। अगर वो चेंज होगी तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी चेंज होगी। इट इज़ वेल्डेबल एंड मशीनेबल, इसको वेल्ड किया जा सकता है और मशीन्स की फॉर्म में डाला जा सकता है, इससे मशीन्स बनाई जा सकती हैं। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग को एक्सियल कनेक्टर्स, कॉइल स्प्रिंग्स, ये कोएक्सियल कनेक्टर कॉइल स्प्रिंग्स के लिए यूज होगा। इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लाइक स्विच, रिले ब्लेड्स, रिले के ब्लेड्स जो होंगे, कंट्रोल बेयरिंग्स, इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टर स्विचेस, इलेक्ट्रॉनिक्स के कनेक्टर स्विचेस कनेक्ट जो करते हैं इलेक्ट्रॉनिक उनको, तो उसमें आपका ये यूज हो बेरिलियम कॉपर। ये एप्लीकेशन है, ये तो आपको याद ही करनी पड़ेगी, देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव फॉर इट। एग्जाम में आता है वो तो 1-2 नंबर में डायरेक्टली पूछेगा व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ बेरिलियम कॉपर एंड यू हैव टू राइट व्हाटएवर। ठीक है, देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव, राइट। अब हम आते हैं सिल्वर पे। राइट, सिल्वर का क्या है देखते हैं। देखो, सिल्वर इज एटॉमिक नंबर इज 47, इट्स एटॉमिक वेट इज 107, सिंबल इज Ag। सिल्वर इज एट द टॉप अमंग ऑल गुड कंडक्टिंग मटेरियल, सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी सिल्वर की होती है। इट इज हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड कोरोजन रेजिस्टेंस, इसका कोरोजन रेजिस्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा होता है, जंग नहीं लगता है इसके अंदर। तभी तो सिल्वर के जो वो होते हैं आपके चांदी की जो ज्वेलरी होती है वो सालों साल पड़ी रहती है, उस पर जंग नहीं लगता। हाँ बेशक काली पड़ जाती है, लेकिन वो भी थोड़ा सा ट्रीटमेंट कराओ वो ठीक हो जाती है। ठीक है। इट पोजेसेस द फॉलोइंग फिजिकल, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, इज हाईली डक्टाइल एंड मेलिएबल, यानी इसकी तारें भी बहुत आसानी से बन सकती है और इसको शीट्स में भी आसानी से काट सकते हो आप। ठीक है। इट इज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी बहुत ज़बरदस्त है और इसकी थर्मल कंडक्टिविटी भी हाईएस्ट है। थर्मल यानी हीट को एकदम कंडक्ट करता है, हीट इसके अंदर से ईजिली पास हो सकती है। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी ये। इट्स एटॉमिक नंबर इज दिस, एटॉमिक वेट इज दिस, 107 आएगा, ये गलत लिख दिया यहाँ पे। राइट, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 960 डिग्री सेल्सियस, 960 डिग्री सेल्सियस पे पिघलता है। इट इज लो रेजिस्टिविटी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1.5 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। कॉपर की कितनी थी? 1.7 इंटू 10⁻⁸8। एल्यूमिनियम की थी मोस्ट प्रोबेबली 2.65 इंटू 10⁻⁸8। इसकी कितनी है? 1.5 इंटू 10⁻⁸8। यानी ये तो तीनों का सेम है, इसमें 1.5 सबसे छोटा है, तो इसकी सबसे कम रेजिस्टिविटी है। ओके ओके, अब इसकी डेंसिटी पे आते हैं। डेंसिटी इसकी कितनी है? 10.65 ग्राम पर सीसी, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर 10.5 ग्राम वेट होगा सिल्वर में। इट हैज़ बेटर रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन एज कम्पेयर टू कॉपर, ये कॉपर से भी बेटर रेजिस्टेंट है ऑक्सीडेशन को। ठीक है, ऑक्सीडाइज नहीं होता इजीली, ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो जंग नहीं लगेगा। ठीक है। इट हैज़ लो सरफेस कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस, इसका सरफेस कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस बहुत लो है, यानी एक सिल्वर की तार ये, एक सिल्वर की तार ये, अगर इन दोनों को ज्वाइन करोगे किसी भी, मतलब सिल्वर से ही ऑब्वियसली, या किसी भी उससे ज्वाइन भी अगर करोगे तो कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस बहुत कम होगा इसका सरफेस का। ठीक है। इट हैज़ हाई वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, हम पहले देख ही चुके हैं, यानी हीट इसमें से इजिली पास कर जाएगी। ठीक है, कंडक्ट करेगा। सिल्वर इज वाइडली यूज इन मेकिंग ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ रिलेज। इससे अब बनता क्या है? रिले के कॉन्टैक्ट्स, जो रिलेज होती हैं वो ऐसी डिवाइसेज होती हैं जो ये चेक करती हैं किसी भी सर्किट के अंदर वेदर द ऑपरेटिंग कंडीशंस आर इन लिमिट्स और नॉट। ऑपरेटिंग कंडीशंस का मतलब क्या है? ट्रांसमिशन लाइंस के ऊपर या किसी इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर वोल्टेज लिमिट में है या नहीं है। जितनी वोल्टेज, हम पता चला आप ओवर वोल्टेज चला रहे हो, ओवर वोल्टेज चला रहे तो क्या होगा? इंसुलेशन आपकी ख़राब हो सकती है, जितने इंसुलेटर आपने लगा रखे हैं। करंट लिमिट में है या नहीं? अगर करंट आपका लिमिट में नहीं है तो आपका कंडक्टर ही खराब हो जाएगा, हीटिंग इतनी जनरेट हो जाएगी। ठीक है। फिर तीसरी चीज़ पावर, पावर लिमिट में है या नहीं? अगर पावर लिमिट में नहीं है तो ऑब्वियसली पहली चीज़ तो क्या, थर्मल लिमिट्स तो आप देखो ही देखोगे, प्लस आपकी एक पावर सिस्टम स्टेबिलिटी भी होती है एक, तो वो भी आपकी इफेक्ट हो जाएगी अगर आपकी पावर लिमिट में नहीं होगी तो। ठीक है, पूरे सिस्टम को ख़राब कर सकती है, क्योंकि ग्रिड में सारी लाइंस कनेक्टेड होती हैं आपस में। तो यानी कि रिलेज क्या करती हैं? इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करती हैं और उसके बाद डिसीजन इशू करती हैं सर्किट ब्रेकर को, वेदर टू ट्रिप और नॉट। अगर वो लिमिट्स में नहीं है चीज़ें तो वो सर्किट ब्रेकर को बोलते हैं जस्ट ट्रिप, लिमिट्स में है तो सर्किट ब्रेकर बोलते हैं होल्ड ऑन, सर्किट को ब्रेक नहीं करना। तो रिले इज़ द बेसिक माइंड, मतलब जो जिस पे ये सारी के सारे खेल होते हैं ट्रांसमिशन लाइन्स के ऊपर, जो सारी ट्रांसमिशन लाइन की हेल्थ को मॉनिटर करती है और उसके बाद डिसीजन मेकिंग करती है। जनरेटर कटआउट्स, तो उसके जो कॉन्टैक्ट बनते हैं वो सिल्वर के होते हैं आपके जनरेटर के कटआउट्स। ठीक है,
और थर्मल ओवरलोड डिवाइसेस, थर्मली जो ओवरलोडिंग होती है जिनकी थर्मल ओवरलोडिंग, क्योंकि ये इसकी थर्मल कंडक्टिविटी काफ़ी बेटर है, तो अगर थर्मली ओवरलोड भी हो गया यानी हीट ज़्यादा भी आ गई उस पर सिल्वर पे तो वो इजीली उसको कंडक्ट कर देगा, तो इसलिए उसको थर्मल ओवरलोडिंग हो गया। इट कैन बी यूज इन मेकिंग हाई रप्चरिंग डिवाइसेज सच एज HRC, जो जिनकी रप्चरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है वो उन डिवाइसेस को भी बनाने में यूजफुल होता है। HRC ये आप गूगल कर लीजिए, ऑल्दो आई नो हाई रप्चरिंग कैपेसिटी, ठीक है। फ्यूजेज, इट मे बी यूज फॉर मेकिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी कंडक्टिंग बॉडीज एज वेल एज कंपोनेंट लीड्स, ठीक है। HRC फ्यूजेज आते हैं आपके, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूजेज, रेडियो फ्रीक्वेंसी कंडक्टिंग बॉडीज, रेडियो की फ्रीक्वेंसी पे जो कंडक्ट करती हैं बॉडीज उनको, प्लस कंपोनेंट की लीड्स जो बनती हैं आपकी, लीड्स जो कॉन्टैक्ट में लेके आते हैं आप जिसको, क्योंकि इसका सरफेस रेजिस्टेंस काफ़ी कम होता है और थर्मल कंडक्टिविटी भी काफ़ी अच्छी होती है, इस वजह से इसको ये कंडक्टिंग बॉडीज के कंपोनेंट लीड्स बनाने में काम आते हैं, ठीक है। राइट, ये हो गया सिल्वर। अब हम आगे गोल्ड पे। गोल्ड इज एट द सेकंड पोजीशन, सबसे अच्छा कंडक्टर सिल्वर, सिल्वर के बाद गोल्ड इन द लिस्ट ऑफ टॉप गुड कंडक्टिंग मटेरियल्स। इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है? इट इज हाईली डक्टाइल एंड मेलिएबल, ये बहुत डक्टाइल है और मेलिएबल भी है, ठीक है। इजिली ड्रॉन इनटू वायर्स, शीट्स में भी तोड़ा जा सकता है। इट हैज लो रेजिस्टिविटी 2.2 इंटू 10⁻⁸, काफ़ी कम रेजिस्टिविटी है इसकी, सिल्वर की इससे भी कम थी। इट इज़ वेरी सॉफ्ट एंड लो मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ये सॉफ्ट बहुत होता है। आपने सुना होगा ना 24 कैरेट का गोल्ड मतलब उसकी ज्वेलरी बनना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो इतना सॉफ्ट होता है कि उसकी ज्वेलरी बन ही नहीं पाती, ठीक है। तो उसको हम दूसरे के साथ मिलाते हैं, इसीलिए जितनी भी ज्वेलरी होती है जनरली आपकी 23 कैरेट या 22 कैरेट की होती है, 24 कैरेट की मिलती बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, बहुत सॉफ्ट होता है। इट इज़ ऑलवेज अलॉयड, इसीलिए इसको मिक्स करते हैं विद सम इम्प्योरिटीज़, कुछ इम्प्योरिटीज़ के साथ, कॉपर के साथ या किसी और चीज़ के साथ, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव इट्स हार्डनेस, जिससे कि इसकी हार्डनेस और स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सके, ठीक है। तो हार्ड ही नहीं होगा, स्ट्रेंथ ही नहीं होगी तो टूट जाएगा उसी टाइम। इट ऑफर्स हाई रेजिस्टेंस टू कोरोजन, रेजिस्टेंस कोरोजन का बहुत इसको ज़्यादा करता है। ये जनरली आपका आईसी चिप्स के अंदर यूज़ होता है। आईसी जो चिप्स होते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स, उसमें जो कॉन्टैक्ट बनाते हैं आप डिफरेंट ट्रांजिस्टर्स के बीच में, उसके अंदर आपका जो टाँका लगा होता है वो गोल्ड का लगा होता है, बेसिकली प्रोसेसर्स पे वहाँ यूज़ होता है आपका गोल्ड सबसे। अब देखो इसकी मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं, 1063 डिग्री सेल्सियस काफ़ी है, बॉइलिंग पॉइंट भी काफ़ी है 2970 डिग्री। इट इज़ वेरी लाइट मेटल हैविंग स्पेसिफिक वेट ऑफ 19.32 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर स्क्वायर, काफ़ी लाइट होता है मेटल, ये इसकी स्पेसिफिक वेट दे रखा है, ठीक है। ये आपको याद ही करना पड़ेगा, देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव। इट इज यूज फॉर मेकिंग कॉन्टैक्ट ऑफ हाईली सेंसिटिव डिवाइसेस, हाँ वो आ गया ना हाईली सेंसिटिव, बिकॉज सुपर सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वो हाईली सेंसिटिव होते हैं, थोड़ी सी इंप्योरिटी ऐड करते हैं उनकी पूरी सेंसिटिविटी चेंज हो जाती है, पूरी कंडक्टिविटी चेंज हो जाती है, तो उनके जो कॉन्टैक्ट होते हैं वो किससे बनते हैं? गोल्ड से, एंड ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इसीलिए हाईली सेंसिटिव डिवाइसेस के लिए ही इंटीग्रेटेड सर्किट्स बनाने में काम है। ड्यू टू इट्स हाई कॉस्ट इट्स यूज इज क्वाइट लिमिटेड, लेकिन जिसकी कॉस्ट इतनी आई है तो इसका यूज भी काफ़ी लिमिटेड है। ओके राइट, अभी हम प्लेटिनम करते हैं 1 मिनट के लिए, मैं थोड़ा ब्रेक ले रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। आप इतने पीछे वाला रिवाइज करिए। Right, let's start again. Let's start platinum. ओके अब हम आ गए प्लेटिनम पे, देखते हैं। देखो प्लेटिनम जो है इसका सिंबल है Pt, एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 78। ओके, इसकी खास बात क्या है? इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल मेटल्स विद हाई रेजिस्टिविटी। ये वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल मेटल्स है, लेकिन इसकी रेजिस्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है।
ठीक है। इट इज़ अ ग्रेइश वाइट मेटल, ग्रे कलर का है, वाइट मेटल है, ठीक है। इट्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी एक्चुअली, देखिए ये इसको ना हम बाद में कवर करेंगे, जब हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल्स के बारे में आएंगे ना तो तब हम इसको कवर करेंगे प्लैटिनम को, ठीक है। ओके, पहले वो पढ़ाना जरूरी है, हाईली रेजिस्टिविटी। हाँ ओके, स्लाइड बीच में गलती से आ गई, दैट्स वाई, राइट। लो रेजिस्टिविटी कंडक्टिंग मटेरियल्स हमारे ओवर हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। अब हम हाई रेजिस्टिविटी कंडक्टिंग मटेरियल्स पे जा रहे हैं। ओके, द कंडक्टिंग मटेरियल्स विच हैव हाई रेजिस्टिविटी आर कॉल्ड एज हाई रेजिस्टिविटी कंडक्टिंग मटेरियल्स। देखो लो रेजिस्टिविटी की कितनी थी रेंज रेजिस्टिविटी की, 10⁻⁻8 से 10⁻�6। इनकी कितनी है, 10⁻⁻6 टू 10⁻⁻3। इनकी रेजिस्टिविटी इतनी है। तो यानी जीरो से पहले, एक से पहले 5 जीरोज हैं यहाँ पे, वहाँ पे एक से पहले कितनी थी 7 जीरोज आ रही थी, समझ रहे हो। तो काफ़ी डिफरेंस है इसमें, यानी इनकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा है। एक तो एक से पहले 7 जीरोज आए, एक से पहले सिर्फ 5 जीरोज आए, तो आप समझ सकते हो कि इसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, ठीक है। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं सबसे पहले। इसकी बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, हाई रेजिस्टिविटी, ये तो दिख ही रहा है, 10⁻, ये गलत लिख दिया, 10⁻⁻6 टू 10⁻⁻3। और इसको रेजिस्टिविटी को किसमें नापते हैं, ओम मीटर, ये इसने लिख दिया। अच्छा, लो टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। हाई रेजिस्टिविटी कंडक्टिंग मटेरियल्स मस्ट हैव लो टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी इनके अल्फा की वैल्यू कम होनी चाहिए। अल्फा क्या बताया था मैंने, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, चेंज इन रेजिस्टेंस ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो अगर आपकी अल्फा की वैल्यू कम होगी तो टेम्परेचर अगर ज़्यादा भी बढ़ेगा तो भी रेजिस्टेंस पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो अल्फा हमेशा कम होना चाहिए अच्छे कंडक्टर के लिए, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है। हाई रेजिस्टिविटी कंडक्टिंग मटेरियल्स मस्ट हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, नहीं तो ये तभी पिघल जाएंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल हाई रेजिस्टिविटी कंडक्टिंग मटेरियल्स ऑपरेट एट हाई टेम्परेचर्स, क्योंकि अब ऑब्वियसली बात है, रेजिस्टिविटी बढ़ गई इस कंडक्टर की, और इस कंडक्टर में से आप करंट पास करवा रहे हो और इसकी रेजिस्टिविटी बढ़ गई, तो ऑब्वियसली इसके अंदर हीट लॉस काफ़ी ज़्यादा होंगे। अगर हीट लॉस ज़्यादा होंगे तो इसका टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, और टेम्परेचर अगर ज़्यादा बढ़ेगा, अगर ये मेल्ट हो गया, स्टेबल नहीं है हाई टेम्परेचर के ऊपर, तो क्या फ़ायदा हुआ ये कंडक्टर रखने का। तो यानी इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जितने भी ये मटेरियल्स हैं इनके लिए हाई मेल्टिंग पॉइंट जो हम लेते हैं वो यूज़ करेंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट हाई रेजिस्टिविटी, ऑल ऑपरेट एट हाई टेम्परेचर सच एज रेजिस्टेंस फॉर मोटर स्टार्टर्स, हीटर्स एक्सेट्रा, ये इनके अंदर यूज़ होता है, ठीक है। हीटर्स के अंदर, स्टार्टिंग ऑफ मोटर स्टार्टर जो बनाते हैं उसके अंदर जो रेजिस्टेंस लगाते हैं उसमें भी आपका ये हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल्स यूज़ होते हैं, कंडक्टिंग मटेरियल्स। फिर तीसरी इंपॉर्टेंट, हाईली डक्टाइल, ऑब्वियसली तारे इजीली बन सकें, अगर तारे नहीं बनेगी तो उस मटेरियल का क्या फ़ायदा। सिंस दे आर यूज्ड एज हीटिंग एलिमेंट्स, हीटिंग के एलिमेंट्स बनते हैं, सो दे मस्ट पोजेस द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। अब हीटिंग के एलिमेंट कैसे बनते हैं, कभी भी हीटर की तार देखना, ऐसे 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 ऐसे, क्वाइल 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 क्वाइल, ऐसे 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 ऐसे, यूं 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 क्वाइल क्वाइल बनाते जाते हैं, क्वाइल क्वाइल बनाते जाते हैं, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं बेसिकली, उसकी ओवरऑल लेंथ बढ़ा दी, कम स्पेस के अंदर उसको लेंथ को इंक्रीज कर दिया, ठीक है। तो लेंथ बढ़ गई तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया तो उसके अंदर जो हीटिंग आ रही है I²R वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, वो इंक्रीज होगा तो हीटर ज़्यादा हीट फेंकेगा, सीधी सी बात ये है, ठीक है। तो वो कब पॉसिबल है, जब आपको उसको पतली तार में कन्वर्ट कर सको। अगर पतली तार में कन्वर्ट ही नहीं कर पाओगे तो कैसे होगा बताओ। तो इसके लिए डक्टाइल होना बहुत ज़रूरी है। फिर है कोरोजन रेजिस्टेंट, हाई रेजिस्टिविटी कंडक्टिंग मटेरियल्स मस्ट बी कोरोजन रेजिस्टेंट, भाई जंग नहीं लगना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। और लास्ट क्या, हाईली मैकेनिकल स्ट्रेंथ, आर यूज्ड इन हीटर्स एंड हीटिंग एलिमेंट्स। तो ये मतलब हाई इनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, ताकि थिन वायर्स में भी अगर आप इसको कर दो तो भी ये टूटे ना ईजिली, तो पता चले रोज़ टूट फूट रहा है आपका मटेरियल, आप डेली सर्विस सेंटर में खड़े हो, ठीक है, चीज़ें यूज़ ही नहीं करेंगे लोग, फिर वो यूज़ ही नहीं हो पाएंगी वो चीज़ें, ओके। अब एप्लीकेशंस देखो इनकी कहाँ एप्लीकेशंस आती हैं। देखो अब इनकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, रो ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली इनका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है, रो ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है, रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो इसके अंदर जो हीटिंग हो रही है I²R वो ज़्यादा हो रही है। हीटिंग ज़्यादा हो रही है तो ये उस चीज़ के लिए यूज़ होगा जहाँ पे हमें हीटिंग चाहिए होती है। हीटिंग कहाँ पे चाहिए, हीटर्स के अंदर। तो देखो एलिमेंट्स ऑफ हीटिंग डिवाइसेस, ठीक है। तो दे फाइंड अ सिग्निफिकेंट प्लेस इन अप्लायंसेस लाइक फिलामेंट्स ऑफ हीटर्स, तो हीटर की जो फिलामेंट बनेगी, तारें बनेगी, वो इनकी बनेगी। इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर हीट और लाइट दोनों जनरेट होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक आयरन क्या, प्रेस के अंदर भी क्या, प्रेस गर्म होगी तभी तो आप कपड़े अच्छी तरह से प्रेस कर पाओगे, आप उसकी सिलवटें वगैरह या जो भी उसके अंदर रिंकल्स हैं उनको निकाल पाओगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक कैटल्स में क्या करते हो आप, पानी गर्म करते हो या कुछ भी गर्म करते हो, तो उसमें भी क्या हो रही है आपकी हीटिंग। जहाँ भी हीटिंग से एसोसिएटेड चीज़ें आएंगी वहाँ हाई रेजिस्टिविटी कंडक्टर्स यूज़ होंगे, ये बात याद रखना बस, हाई रेजिस्टिविटी कंडक्टिंग मटेरियल्स वहाँ यूज़ होंगे,
ठीक है। अच्छा, यूज ऑफ हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल्स इन अबव एप्लीकेशन रिड्यूसेस द कॉस्ट एंड साइज ऑफ अप्लायंसेस। इससे होता क्या है कि कॉस्ट, एक तो उनकी कॉस्ट कम हो जाती है, एक उनका साइज रिड्यूस हो जाता है अप्लायंसेस का, ठीक है। एज द लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट इज क्वाइट लेस। अब देखो R इज इक्वल टू रो एल बाई ए है, जब रो ऑलरेडी ज़्यादा है तो आप छोटी भी तार लोगे तो भी रेजिस्टेंस ज़्यादा ही आएगा ना। तो अगर आप लो रेजिस्टिविटी की मटेरियल लेते तो उसकी आपको लेंथ बहुत ज़्यादा लेनी पड़ती एज कंपेयर टू हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल उतने ही स्पेस के अंदर। तो उसको देखो, लेंथ अगर आप बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली तार की आप क्या क्वांटिटी इंक्रीज कर रहे हो, क्वांटिटी इंक्रीज कर रहे हो तो एक तो उस डिवाइस का जो साइज़ है वो आपका बढ़ जाएगा, प्लस उसकी कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो मेंटेनेंस के टंटे जो होंगे आपके वो बढ़ जाएंगे। तो कितना मुश्किल है लो रेजिस्टिविटी मटेरियल को हीटिंग के अंदर यूज़ करना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल्स को यूज़ करते हैं। और उनका प्लस मेल्टिंग पॉइंट भी काफ़ी अच्छा होता है। उनका तो सपोज करो मेल्टिंग पॉइंट ही कम है, वो वैसे ही पिघल जाएंगे, ठीक है। यूज टू प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट इज क्वाइट लेस इन हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल्स एज कंपेयर टू दैट ऑफ लो रेजिस्टिविटी मटेरियल्स। ओके, अब हम देखते हैं अलॉयज ऑफ हाई रेजिस्टिविटी कंडक्टिंग मटेरियल्स। इनके अलॉयज कौन कौन से बनते हैं। अलॉयज मतलब कौन से मटेरियल्स होते हैं आपके हाई रेजिस्टिविटी के। अलॉयज का मैंने बताया ही रखा है, जो जिसमें आप एक दूसरे को मिलाते हो। और अलॉइंग से क्या होता है, रेजिस्टिविटी हमेशा बढ़ती है, ये चीज़ हम पहले ही पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। तो मैग्नीन पढ़ रहे हैं सबसे पहले, इसमें 85% कॉपर, 13% मैग्नीज एंड 2% निकल, ठीक है। मैग्नीन है तो मैग्नीज भी होगा, कॉपर तो बेस मेटल होता ही है, तो 85% कॉपर डाल दिया, 13% मैग्नीज डाल दिया और लास्ट में NiN है तो इसका मतलब है निकल। बस इसको ऐसे याद करो। अच्छा, अब इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा है 1025 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक ग्रेविटी वो भी ज़्यादा है। इट्स टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज वेरी लो। इसका मतलब अगर अल्फा ज़्यादा भी हो जाएगा आपका, है ना, अल्फा की वैल्यू बहुत कम है तो यानी टेम्परेचर ज़्यादा भी बढ़ जाएगा तो आपका रेजिस्टेंस इतना चेंज नहीं होगा, वेरी लो चेंज, मतलब इट वॉन्ट इंक्रीज मच। डेल्टा आर वॉन्ट इंक्रीज मच ऑन अकाउंट ऑफ increase in temperature. Right, it's a ductile alloy, तो इजीली तारों में ड्रॉन किया जा सकता है, तारें बनाई जा सकती हैं। इसकी इट ऑफर्स हाई रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज नहीं होता इजीली, यानी इस पर जंग नहीं लगता। एप्लीकेशन, इट इज मेकिंग यूज्ड इन मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बिकॉज ऑफ वेरी लो टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो इससे क्या होता है, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाया जाता है आपका। स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस क्या है, ऐसे स्टैंडर्ड यानी इस रेजिस्टेंस के उसमें मैं सारे रेजिस्टेंसेस को कंपेयर करूंगा, यानी इसमें से भी करंट पास करूं, इसमें से भी करंट पास करूं, ठीक है। तो अब मान लो इसका रेजिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इसका रेजिस्टेंस चेंज ही नहीं हुआ क्योंकि इसका अल्फा बहुत कम है, तो ये स्टैंडर्ड हो गया ना। तो चाहे मेरा कितना ही करंट पास हो जाए ये रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहेगा। तो ये मेरा चेंज हो गया, मेरे को पता कैसे चलेगा चेंज हुआ है, जब मैं इसके साथ कंपेयर करूंगा। तो जो कंपैरिजन होता है तो वो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस से किया जाता है। तो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस का एक्यूरेट होना बहुत जरूरी है, बिल्कुल, ठीक है। तो उसकी एक्यूरेसी कब रहेगी, जब इसका अल्फा बिल्कुल ऑलमोस्ट क्लोज टू जीरो होगा और इस मैग्नीन का अल्फा बहुत कम होता है। तो इसीलिए जो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाया जाता है मैग्नीन से बनाया जाता है, वेर बिकॉज इसका अल्फा बहुत कम होता है। उसके बाद मेकिंग कॉइल्स जो आप बनाओगे वो भी आप इसकी बना सकते हो। शंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का क्या होता है, शंट कॉइल्स होती हैं इंस्ट्रूमेंट के अंदर। तो मेजरमेंट जब आप करते हो ऑब्वियसली, तो उस केस में आप क्या चाहते हो, एक्यूरेसी चाहते हो सबसे ज़्यादा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की। और एक्यूरेसी कब रह सकती है, जब उसका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहे। रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट कांस्टेंट कब रहेगा, जब अल्फा की वैल्यू बहुत कम रहेगी, तो इसीलिए यूज़ होगा। इलेक्ट्रिक हीटिंग में तो यूज़ होगा ही होगा, ठीक है, बिकॉज हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल है। अब हम आगे कॉन्स्टेंटिन पे। कॉन्स्टेंटिन का मतलब क्या होगा, 60% कॉपर एंड 40% निकल। उसमें क्या था, मैग्नीन में मैग्नीज था, यहाँ पे क्या आ रहा है, निकल की कंटेंट बढ़ गई, कॉपर और निकल आ गया। बाकी एक बार ये ना नेट से चेक भी कर लेना, हो सकता है कहीं ये प्रोपोर्शंस वेरी ना कर जाएं, माइट वेरी। तो एक्चुअल एग्जैक्ट ये इनकी प्रोपोर्शन चेक कर लेना। प्रॉपर्टीज, इट इज शाइनी अलॉय आएगा यहाँ पे, अलॉय नहीं आएगा। हैविंग वाइट सिल्वर लाइक अपीयरेंस, ओके। इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी इज अबाउट इतना। इट्स मेल्टिंग पॉइंट उसका कम था, 105 कुछ था, 1050 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। ये 1300 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होगा। इट इज़ हाईली कोरोजन रेजिस्टेंस, कोरोजन नहीं, जंग नहीं लगेगा। इट्स वर्किंग टेम्परेचर इज अराउंड 500 डिग्री सेल्सियस, यानी 500 डिग्री सेल्सियस पे आराम से काम करेगा ये। तो इससे क्या बनता है, डिफरेंट टाइप ऑफ रियोस्टैट्स वही होते हैं जो आपके रेजिस्टेंसेज होते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंसेज को रियोस्टैट बोला जाता है बेसिकली ना, जिसमें आप रेजिस्टेंस को वेरी कर सकें, वो रियोस्टैट होते हैं। रेजिस्टेंस के वायर्स
ठीक है, रेजिस्टेंस बॉक्सेस, रेजिस्टेंस से रिलेटेड जो चीज़ें होती है, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस तो बनेंगे मैग्नीन के, और बाकी जितने डिफरेंट टाइप के रेजिस्टेंस होंगे वेरिएबल रेजिस्टेंसेज वो बनेंगे कॉन्स्टेंटन के। ठीक है, थर्मोकपल्स एंड आर्क लैम्प्स। थर्मोकपल्स हम लास्ट चैप्टर के अंदर देखेंगे, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी हम पढ़ेंगे। और आर्क लैम्प्स ये आप नेट से पढ़ सकते हो, क्या होता है, आर्क कैसे एस्टैब्लिश की जाती है लैंप्स के अंदर, वो आप देख सकते हो। अच्छा, ये भी हीटिंग टाइप का एक एलिमेंट ही होता है, हीटिंग भी जनरेट होती है इसके अंदर, इसलिए कॉन्स्टेंट यूज़ होता है वहाँ पे। अच्छा, अब हम आगे नाइक्रोम पे। नाइक्रोम देखो नाम से ही पता चल रहा है, निकल है, क्रोमियम है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, 70 to 80% निकल हो गया बेस मेटल, और 20 से 25% क्रोमियम हो गया, और 3% इसमें मैग्नीज आता है, ठीक है, 2% आयरन होता है इसमें। ये आपका नाइक्रोम बनता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, सबसे बेस्ट मेल्टिंग पॉइंट है। अच्छा, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी ठीक है, ज़्यादा है। इट इज़ हाईली डक्टाइल अलॉय, यानी इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। इजीली आप क्या कर सकते हो, थिन वायर्स में आप इसको लेके जा सकते हो। इट ऑफर्स हाई रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन को क्या करेगा, हाईली रेजिस्टिव होगा, ऑक्सीडाइज नहीं होगा। इट इज सिल्वरी वाइट इन अपीयरेंस, सिल्वरी वाइट होता है। एप्लीकेशन क्या है इसकी, इट इज़ यूज्ड एज हीटिंग एलिमेंट एंड सोल्डरिंग आयरन्स। सोल्डरिंग आयरन जो यूज़ करते हो आप, टाँका जिससे लगाते हो, उसके आगे जो हीटिंग एलिमेंट यूज़ होता है वो किसका बनता है, आपका नाइक्रोम का बनता है। ट्यूबुलर हीटर्स, जो ट्यूब वाले हीटर्स होते हैं आपके, ऑब्वियसली जहाँ पे हीटिंग से एसोसिएटेड बात आ रही है, जहाँ पे ज्वाइन करने की बात आ रही है, वहाँ पे क्या हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल्स यूज़ हो रहे हैं, उसके जो अलॉय हैं वो यूज़ हो रहे हैं, तो नाइक्रोम वहाँ यूज़ तो होगा ही होगा। ठीक है, ओके। अब हम आगे मरकरी पे। मरकरी इज अ सिल्वर वाइट मेटल, पारा, इसको क्या बोलते हैं मरकरी को, आई डोंट नो, पारा ही बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं। अच्छा, इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 13.55 ग्राम पर सीसी, हैवी होता है ये एज कम्पेयर टू अदर वो। अच्छा, इट रिमेन्स इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, रूम पे क्या रहता है, लिक्विड स्टेट में रहता है, तभी तो जो आपका थर्मोमीटर होता है उसमें मरकरी यूज़ करते हो आप, ठीक है, बिकॉज वो लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे। सॉलिड होगा तो मूव ही नहीं करेगा, दिखाएगा कैसे रीडिंग। इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 358 डिग्री सेल्सियस, 358 पे बॉयल हो जाएगा। इट इज़ हाईली पॉइजनस, पॉइजनस बहुत होता है, तभी बोलते हैं ना वो थर्मोमीटर ध्यान से लगाओ, अगर टूट गया तो मतलब डेथ भी हो सकती है अगर मुंह में चला गया तो। इट इज़ हैवी वाइट, मतलब काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपकी बॉडी में। इट इज़ हैवी वाइट सिल्वर मेटल, हैवी वाइट होता है, हैवी का तो होता ही, और वाइट और सिल्वर ये आपने देखी है इसकी अपीयरेंस कैसी होती है, कभी भी आप थर्मोमीटर देख लेना ढंग से, अंदर से आपको पता चल जाएगा। ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस बियॉन्ड 300 डिग्री सेल्सियस इन कांटेक्ट विद एयर, इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है बियॉन्ड 300 डिग्री सेल्सियस जब ये एयर के कांटेक्ट में आता है। तो देखो यूज़ कहाँ होता है, थर्मोमीटर बनाने में यूज़ होता है, फ्लोरोसेंट ट्यूब्स के अंदर भी मरकरी यूज़ होता है, ठीक है। और मरकरी आर्क रेक्टिफायर, मरकरी आर्क रेक्टिफायर क्या होता है, तो ये यूज़ होते थे। ये रेक्टिफायर क्या होते हैं, बेसिकली एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, तो ये वहाँ पे यूज़ होता था उन डिवाइसेस के अंदर। ओके, अब हम आ गए कार्बन पे, ठीक है। कार्बन इज फाउंड बाय द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ पाउडर्ड कार्बन एंड बाइंडर्स। सिर्फ कार्बन नहीं होता इसमें, कार्बन को बाइंड करने के लिए अलग थोड़े मटेरियल डालते हैं ताकि वो कार्बन के एटम्स एक दूसरे से बाइंड हो सकें, ठीक है, ये आपका होता है। दीज आर देन एक्सट्रूडेड मोल्डेड टू बेक अप टू 900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, फिर इसको हम क्या करते हैं 900 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको लेके जाते हैं। सो कार्बन इज अवेलेबल इन टू फॉर्म्स, एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन। चारकोल, कोक एंड कार्बन ब्लैक आर द फॉर्म्स ऑफ एमॉर्फस, ये एमॉर्फस के पार्ट हो गए, ठीक है। चारकोल, कोक, जो ब्लैक से है ना सारे के सारे, कार्बन ब्लैक, वो एमॉर्फस के पार्ट हो गए। जो डायमंड, जो शाइनी हो गया, जो ग्रेफाइट हो गया, दिस आर द क्रिस्टलाइन फॉर्म, वो क्रिस्टल की फॉर्म है। ऑब्वियसली यार जब क्रिस्टल्स बन जाएंगे तो क्रिस्टल्स कैसे होंगे, शाइनी, लस्ट्रस, तो वो फॉर्म कौन सी होगी इसकी, एमॉर्फस की होगी, नहीं इसकी हो जाएगी क्रिस्टलाइन फॉर्म हो जाएगी, और जो ब्लैक होगी वो आपकी एमॉर्फस हो जाएगी, ठीक है। सो कार्बन एग्जिबिट्स द फॉलोइंग फिजिकल एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, ये इसकी रेजिस्टिविटी क्वाइट हाई, काफ़ी ज़्यादा इसकी रेजिस्टिविटी है, 5000 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर, यानी 5 इंटू 10⁻⁻3, यानी 5 से पहले कुल 3 जीरो, 2 जीरो इनफैक्ट। इट हैज़ नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, यहाँ नहीं कि अगर आप इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा, बढ़ेगा नहीं, रेजिस्टेंस घटेगा। अल्फा की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, लेस देन 0। डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, अगर डेल्टा टी बढ़ेगा तो डेल्टा आर घटेगा, तो यानी ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, नेगेटिव बटा पॉजिटिव नेगेटिव, यानी अल्फा लेस देन 0। इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, 3500 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होता है। इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी इज अबाउट 3.2 ग्राम पर सीसी, उनकी काफ़ी ज़्यादा थी। इट्स डेंसिटी इज अबाउट दिस 2000 kg पर मीटर क्यूब, यानी 1 मीटर क्यूब के अंदर आपका कितना होगा, 2000 kg वेट होगा। ये
एप्लीकेशंस, कार्बन यूज्ड इन मेकिंग वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स, वेल्डिंग जो आप करते हो, इलेक्ट्रोड्स जो उसकी बनाते हो, क्योंकि हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल है तो वहीं पे यूज़ होगा ये, जहाँ पे क्या आपको हीटिंग जनरेट करनी है। हीटिंग किसके अंदर, वेल्डिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, टेम्परेचर इंक्रीज करना होता है, तो वहाँ पे आपका हाई वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स के लिए कार्बन यूज़ होगा। एंड एज कार्बन ब्रशेज इन इलेक्ट्रिकल मशीन्स, ये मैं बता रहा था ना, ब्रशेज जो बनती है ग्रेफाइट की बनती है आपकी। ग्रेफाइट कौन सा है आपका, क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल से वियर एंड टियर होता है, बहुत ही हार्ड वो होता है। आपको पता है डायमंड इज द हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, हार्डेस्ट फॉर्म मतलब हार्डेस्ट नॉन मटेरियल इन दिस वर्ल्ड। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि वियर एंड टीयर यानी जो चीज़ बार बार रोटेटिंग मशीन्स में घूमेगी और जो ब्रशेज स्टैटिक हैं वो टिकी हुई हैं कम्यूटेटर के साथ, और कम्यूटेटर कंटिन्यूसली रोटेट कर रहा है तो बहुत हाई स्पीड से 3000 आरपीएम पे। तो ये सोचो ये ब्रशेज है 2000 आरपीएम पे, 1500 आरपीएम पे, तो ब्रशेज कैसे उसको मतलब वो करेंगी, फिर भी ये वियर एंड टीयर ना हो तो हमें कोई ऐसा मटेरियल यूज़ करना पड़ेगा जो कि बहुत हार्ड हो, ठीक है, जो ईजिली मतलब वो ना हो, वियर एंड टीयर ना हो, जिस पे रगड़ा ना लगे ज़्यादा से ज़्यादा, और मतलब वो स्मूथ रहे और मतलब ख़त्म ना हो ईजिली। तो ये आपका कौन सा है, ये ग्रेफाइट का मटेरियल होता है, इसलिए कार्बन की ब्रशेज यूज होती है इलेक्ट्रिकल मशीन्स के अंदर। ये जनरली इलेक्ट्रिक करंट को कलेक्ट करने के लिए यूज होती हैं कार्बन की ब्रशेज, टू कलेक्ट इलेक्ट्रिक करंट। पहले कम्यूटेटर करता है ये काम, फिर उससे ब्रश कलेक्ट करती है फ्रॉम कम्यूटेटर in DC machines. It's also using some high quality switch gears. Switch gear जो circuits होते हैं, important diaphragms such as thin membranes in modern communication system. Thin membranes होती हैं आपकी, ये आप इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर पढ़ोगे membranes और diaphragms ना, तो ये कम्युनिकेशन सिस्टम में कैसे इनकी सेंसिटिविटी इम्पैक्ट करती है, ये उसमें भी यूज होता है। इट इज ऑल्सो यूज एज पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ड्राई सेल्स। कोई भी ड्राई सेल देख लेना, पेंसिल सेल या कोई भी जो ड्राई सेल आप यूज़ करते हो, उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो भी कार्बन का बना होता है, ठीक है। आप उसको खोलोगे तो आपको अंदर से क्या मिलेगा, ब्लैक ब्लैक मिलेगा, वो क्या है बेसिकली कार्बन ही तो है। कार्बन इज ऑल्सो यूज इन हाई क्वालिटी स्विच गेयर्स। स्विच गेयर्स जो होते हैं आपके उसमें यूज होता है। अच्छा, अभी हम इसके बाद आगे टंगस्टन पे। टंगस्टन इज अ हार्ड मटेरियल विद हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होगा, ये तो सभी का होगा मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा, क्योंकि हम ये पहले ही डिसाइड कर चुके हैं कि जो हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल्स हम यूज़ कर रहे हैं, कंडक्टर्स यूज़ कर रहे हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि वो हाई टेम्परेचर पर ऑपरेट करेंगे तो ईजिली वो मेल्ट नहीं होने चाहिए। सो इट इज़ क्वाइट डेंस एंड स्लो वेयरिंग आउट मटेरियल, यानी ईजिली वेयर आउट नहीं होता ये। अच्छा, अब इसकी रेजिस्टिविटी कितनी है, 5.5 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। ये चेक करना, ये मेरे ख्याल से गलत है, ये 10⁻⁸ नहीं आएगा, 10⁻³ आएगा, या मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे ये चेक करना है। दिस इज प्रॉब्लमेटिक, टंगस्टन की रेजिस्टिविटी कितनी। इट इज़ अ हार्ड मटेरियल एंड हैज गॉट हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। इट्स वर्किंग टेम्परेचर इज अबाउट 2000 डिग्री सेल्सियस। चेक दिस ऑन इंटरनेट, ठीक है ना। ये रॉन्ग है, रॉन्ग वैल्यू। Okay, it is a hard material and it's got high tensile strength. Its working temperature is about 2000 डिग्री सेल्सियस, 2000 डिग्री सेल्सियस तक झेल लेता है ये, तब भी मेल्ट नहीं होता। इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इतनी, मेल्टिंग पॉइंट 3300 डिग्री सेल्सियस। ओहो, 3300 डिग्री सेल्सियस, हाईएस्ट अमंग मेटल्स। मेटल्स के अंदर सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट इसका है, टंगस्टन का। अच्छा, इट इज़ अ डक्टाइल मटेरियल। डक्टाइल यानी इजीली आप इसको तारों में ड्रॉ कर सकते हो। इट कैन सेफली विथस्टैंड वेरियस डिस्ट्रक्टिव कोरोसिव आर्किंग फोर्सेज। आर्किंग फोर्सेज कौन से होते हैं, जो हाई टेम्परेचर पे यूज होती हैं। हाई टेम्परेचर पे जो फोर्सेज एक्ट करती हैं किसी उसके ऊपर, जब आर्क एस्टैब्लिश होती है तो उन फोर्सेज को ये इजीली, जब ये 3300 डिग्री तक नहीं पिघलेगा तो उन फोर्सेज को इजीली झेल जाएगा, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन कहाँ होगी इसकी, ऐसी जगह होगी। बीइंग हार्ड एंड ऑफ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ along with हाई रेजिस्टिविटी, इट यूजेस फिलामेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप्स। इलेक्ट्रिक लैंप, इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर आप देखो कितना मतलब टेम्परेचर बढ़ जाता है, लेकिन फिर भी ये मटेरियल नहीं पिघलता, ठीक है। ऑलमोस्ट इनर्ट एटमॉस्फेयर होता है, उसके अंदर कंटिन्यूसली हीट एंड लाइट जनरेट हो रही होती है। तो इसमें क्या, ये फिलामेंट जो बनती है, कितनी पतली सी तार जो होती है उसकी बल्ब की, वो किसकी होती है, टंगस्टन की होती है आपकी, ठीक है। फ्लोरोसेंट ट्यूब्स जो होती हैं, एंड हीटिंग एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्यूब्स जो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करती हैं, तो उसके अंदर जो हीटिंग एलिमेंट प्रोड्यूस होते हैं, जो इतनी हाई फोर्स पे इलेक्ट्रॉन को जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, तो हीट भी ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगी, लेकिन तब भी जो स्टेबल रह रहे हैं तो वो क्या हो सकता है, टंगस्टन। ओके, राइट। अब हम आगे सुपर कंडक्टर्स पे। मैंने क्या बोला था, इस यूनिट के एंड में आपको सुपर कंडक्टर्स बताएंगे। अच्छा, सुपर कंडक्टर्स का क्वेश्चन आपका बहुत पॉपुलर है और ये हर बार आता ही आता है पेपर में, ठीक है। तो देखते हैं सुपर कंडक्टर्स। सुपर कंडक्टर्स दोज मटेरियल्स विच शो जीरो रेजिस्टेंस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। जो रेजिस्टेंस बिल्कुल जिनका खत्म हो जाए, जीरो हो जाए इनका रेजिस्टेंस, ठीक है, वो सुपर कंडक्टर। तभी तो सुपर हुए वो कंडक्टर्स, कि सुपरमैन जैसे सुपर कंडक्टर्स।
ठीक है। अब ट्रांजिशन टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच दिस फिनोमिनन अकर्स इज कॉल्ड एज सुपर कंडक्टिंग ट्रांजिशन टेम्परेचर। बेसिकली क्या होता है, कोई मटेरियल होता है सुपर कंडक्टर, हम उसको क्या करते हैं, कूल करते हैं। जनरली हमारे रूम टेम्परेचर कितना रहता है 25 डिग्री सेल्सियस, यानी वो 298 केल्विन होता है, यानी 273 केल्विन नॉर्मल प्लस 25 डिग्री सेल्सियस हम उसमें ऐड कर देते हैं। तो ये सुपर कंडक्टर्स जो होते हैं जनरली हम इनको कितने पे लेके जाते हैं, 4 केल्विन 10 केल्विन, यानी कि 298 से कूल करके इतने पे लेके आ रहे हैं, तब जाके सुपर कंडक्टर बन रहे हैं। इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। तो ये जो टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर के बाद ये अपनी रेजिस्टिविटी लूज कर देगा, उस टेम्परेचर का नाम क्या होता है, ट्रांजिशन टेम्परेचर। ठीक है, उसको हम ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलते हैं। अब सुपर कंडक्टिविटी क्या होता है, इट इज द फिनोमिनन, ये वो फिनोमिना है जिसके वजह से एक कोई कंडक्टिंग मटेरियल अटेन्स द प्रॉपर्टी ऑफ सुपर कंडक्टिविटी, यानी कि अगर उसका टेम्परेचर हम कंटिन्यूसली लो करें तो वो सुपर कंडक्टिविटी को अटेन कर लेगा, कोई भी आपका कंडक्टिंग मटेरियल जो हम पीछे बात कर रहे थे, यानी कि इसकी रेजिस्टिविटी जीरो हो जाएगी। ऑब्वियसली सुपर कंडक्टिंग कब होगा, जब रो जीरो हो जाएगा, रो जीरो हो जाएगा तो आर नेचुरली क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, रो एल बाई ए, रो जीरो तो जीरो इंटू एल बाई ए क्या हो गया, आर ऑलमोस्ट जीरो। अच्छा, the few important points zero ही होगा, मतलब the few important points about those can be concluded as follows. Most of the metals which have only one electron in the valence shell, जिनके वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, that is monovalent, does not show superconductivity, वो सुपरकंडक्टिविटी शो नहीं करते हैं। जैसे सोडियम हो गया, सोडियम के अंदर क्या है 281, तो 8 एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके आउटरमोस्ट शेल में, तो ये सुपर कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा। ऑल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स आर सुपर कंडक्टर, जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं वो सारे के सारे सुपर कंडक्टर्स होते हैं, जो जनरली मैग्नेटिक होते हैं, यानी मैग्नेट से चिपकते हैं। तो स्टील हो गया, इसका आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये सुपर कंडक्टिविटी का फिनोमिनन शो करते हैं। ठीक है, तीसरी चीज आ गई, गुड कंडक्टर सच एज गोल्ड सिल्वर आर नॉट सुपर कंडक्टर्स एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर के ऊपर सुपर कंडक्टर नहीं होते, वो तो ऑब्वियसली बात है, मैंने अभी बताया आपको, ट्रांजिशन टेम्परेचर आएगा, टेम्परेचर को आप लोअर करोगे, नीचे नीचे लेके जाओगे। जैसे देखो एक कंडक्टर पड़ा है, उसको मैं क्या करता हूँ, कूल करता हूँ, ठंडा ठंडा करता हूँ, तो वो सुपर कंडक्टर बनेगा। ठीक है, और जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर जाके वो उससे नीचे जाते ही सुपर कंडक्टर बन जाएगा, वो जो टेम्परेचर होगा उसका हमने नाम दे दिया ट्रांजिशन टेम्परेचर। राइट, तो ये ट्रांजिशन टेम्परेचर दिखा रखे हैं देखो हर उसके सुपर कंडक्टिंग मटेरियल। एल्यूमिनियम क्या है 1.144 केल्विन, इतने कम टेम्परेचर पे जाके देखो ये सुपर कंडक्टर बन रहा है। 273 केल्विन 298 केल्विन से इतना नीचे लेके आए आप, यानी कि 200 कितना आपको 200, ये सोचो आप 96 पॉइंट कुछ 8-6 केल्विन, इतना ड्रॉप किया आपने इसमें से, तब जाके आपका एल्यूमिनियम सुपर कंडक्टर बना। ये 0.6 केल्विन पे बनता है कैडमियम, कॉपर सल्फाइड 1.6 पे, मरकरी कितने पे जाके बनता है सुपर कंडक्टर 4.16 केल्विन पे, लेड जो है 7.26 केल्विन पे। देखो जो मैं बता रहा था ना 4 केल्विन से 10 केल्विन तक की रेंज, बस उतने ही आते हैं जनरली। उसके बाद जिंक 0.78। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जो हमारी कंडीशंस हैं जिनके अंदर कंडक्टर्स यूज़ हो रहे हैं, ट्रांसमिशन लाइन्स यूज़ हो रही हैं खेतों में, वहाँ टेम्परेचर क्या 25-30 डिग्री सेल्सियस तो रहता ही है, और गर्मियों में वो 50 तक भी पहुँच जाता है। तो ये सोचो 273 के ऊपर आप 40 भी मानो तो कितना हो गया 313 केल्विन से आप इतने कम टेम्परेचर पर कैसे लेके आओगे, सुपर कंडक्टर बनाओगे कैसे। ना तो हर कोई चाहता है कि एक एंड से दूसरे एंड के बीच में जब मैं इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाऊँ तो मेरा कोई भी लॉस ना हो, बिल्कुल ईजिली पहुँच जाए मेरी इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन वो सुपर कंडक्टर बनाना मुश्किल बहुत है ना, इसलिए। अच्छा, what are the materials used for transmission lines? Copper is used for transmission lines because of its high conductivity and low resistivity. कॉपर यूज होता है जनरली किसके लिए, बिकॉज ऑब्वियसली इसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा है, रेजिस्टिविटी तो कम है इसकी 1.7 × 10⁻⁻⁸ ओम मीटर, अभी तक मेरे को याद है। देखो मोरओवर कॉपर है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, कॉपर की टेंसाइल स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है, इसलिए इजीली टूटता नहीं। सिंस कॉपर मटेरियल इज़ वेरी कॉस्टली दीज डेज, क्योंकि कॉस्टली बहुत ज़्यादा है, ये बहुत महंगा आता है, क्योंकि सारा कॉपर जनरली चिली से आता है, चाइले कंट्री है साउथ अमेरिका में, वो कॉपर का बिगेस्ट एक्सपोर्टर है, तो सारा कॉपर वहीं से आता है। इंडिया में तो बस खेतरी माइंस में होता है, राजस्थान में कॉपर तो वैसे ही बहुत कम प्रोड्यूस हो रहा है। तो कॉपर को ऑब्वियसली उसकी क्या प्रोडक्शन कम है, डिमांड ज़्यादा, तो कॉस्ट क्या होगी, डेफिनेटली ज़्यादा होगी, तो इसीलिए हम इसको कम यूज़ कर रहे हैं। देयरफॉर एल्यूमिनियम से रिप्लेस कर दिया हमने ट्रांसमिशन लाइन्स में विद स्टील कोर फॉर हाई वोल्टेज लाइन्स। स्टील कोर का मैंने क्या बताया था, ACSR, ACSR मतलब एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स्ड, यानी कि उसको मजबूती कौन देगा, स्टील, और करंट किस में से फ्लो करेगा, एल्यूमिनियम में से। ये आपके स्टील के स्ट्रैंड्स हो गए, देखो छोटे छोटे ऐसे बीच में, इनके ऊपर एल्यूमिनियम लग गया, ऐसे 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 ऐसे,
तो मजबूती तो स्टील ने दे दी और करंट सारा एल्यूमिनियम से फ्लो कर गया, तो ये क्या हो गया, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील री इन्फोर्स्ड। ये जो हैंड रिटन नोट्स है ना, जो मैंने क्लास में दिए थे, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाले होंगे, उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है ACSR, और ये आपका पेपर में जरूर आएगा, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सारी ट्रांसमिशन लाइन्स में ACSR कंडक्टर्स ही यूज़ होते हैं। तो इसी से क्वेश्चन वो पूछते हैं कि ACSR क्यों यूज़ होता है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज, इसमें क्या खास बात है। तो नोट्स में ये मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप उनको पढ़ सकते हो। ठीक है। अच्छा, अब ट्रांसमिशन लाइन के जो मटेरियल बनाने हैं या फिर, तो उसके लिए किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, क्योंकि बहुत ज़्यादा मटेरियल यूज़ होना है, हज़ारों हज़ारों किलोमीटर तक आपको तार लेके जानी है, तो ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ मटेरियल तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो कॉपर वैसे इतना कॉस्टली है, तो इतने लंबे डिस्टेंस के लिए कॉपर यूज़ करना तो बेवकूफ़ी है। ठीक है। उसके बाद मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे 2 टावर हैं आपकी, 2 टावर्स के बीच में आपने क्या लगा रखे हैं, तार लगा रखी है। अगर वो स्ट्रांग नहीं है मैकेनिकली, तो हवा चलेगी टूट जाएगी, बारिश होगी तो टूट जाएगी। ठीक है। और बर्फ़ गिरेगी तो इसमें प्रॉब्लम आ जाएगी, टूट जाएगी, झुक जाएगी, मतलब ऐसे सैग आ जाएगा इसमें। तो सैग आ गया तो यहाँ पे क्या, कोई और इंसान आ रहा है, कोई ट्रक आ रहा है, कोई पेड़ इसको टच कर गया तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। तो कितनी प्रॉब्लम्स है, तो इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ, इस तार की जो मटेरियल यूज़ हो रहा है उसकी काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। तीसरी चीज़ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या हुआ, इसकी रो जो है रेजिस्टिविटी काफ़ी कम होनी चाहिए, तभी तो आप इजीली एक एंड से दूसरे एंड पे इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट कर पाओगे विदाउट लॉसेस के। और द रिक्वायर्ड लोकल कंडीशंस क्या हैं जिनके अंदर आप यूज़ कर रहे हैं उस चीज़ को। अच्छा, मटेरियल्स कौन कौन से यूज़ होते हैं, गैल्वेनाइज स्टील मटेरियल्स, गैल्वेनाइज यानी कोटिंग कर रखी है जिंक की, गैल्वेनाइजेशन यही होता है मोस्ट प्रोबेबली तो। ठीक है, स्टील के ऊपर। फिर गैल्वेनाइज आयरन के ऊपर भी वही, कॉपर, इससे क्या होता है, जंग नहीं लगता बेसिकली। फिर कॉपर वेल्ड मटेरियल्स, कॉपर से वेल्डिंग कर रखी होती है मटेरियल्स की, स्टील कोर कॉपर, ये भी यूज़ होता है। मतलब ये अलग अलग टाइप की वो बता रहा है, लेकिन नॉर्मली मैक्सिमम केसेस में आपका ये यूज़ होता है ACSR कंडक्टर। ठीक है, ये यूज़ हो सकते हैं, बट आज की डेट में इसने सबको वैसे रिप्लेस कर ही दिया, स्टील कोड एल्यूमिनियम मटेरियल। इसमें स्टील के स्ट्रैंड्स होते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, और उसके ऊपर एल्यूमिनियम के स्ट्रैंड्स लगाते हैं, तो सारा करंट तो एल्यूमिनियम में से जाता है। ठीक है, क्योंकि एल्यूमिनियम इज अ मच बेटर कंडक्टर एज कम्पेयर टू स्टील। तो ऑब्वियसली जहाँ पे लो रेजिस्टेंस दिखेगा करंट को, वो वहीं से फ्लो करेगा। लेकिन जो स्ट्रेंथ है, जो मजबूती है, क्योंकि एल्यूमिनियम बड़ा हल्का होता है, ठीक है, और मजबूत नहीं होता, वो उस तार के अंदर जो स्ट्रेंथ और मजबूती, वो स्टील के स्ट्रैंड्स देंगे आपको। ठीक है, ये ऐसे यूज होता है। ओके, ये था आपका, ये एक आपका प्लेटिनम रह गया है, मैं उसको भी बता देता हूँ, लेक्चर फिर कंप्लीट हो जाएगा। देखो, हाँ, प्लेटिनम भी हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल था ना, ये हमारा रह गया था, मैंने बोला था मैं आगे करवाऊंगा। ठीक है, अब इसकी देखो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, ये भी आप चेक करना ये कितनी होती है, ये मेरे ख्याल से गलत लग रही है मेरे को। अगर इसकी रेजिस्टिविटी इतनी है तो फिर ये लो रेजिस्टिव मटेरियल्स के अंदर आएगा आपका, ना कि हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल्स के अंदर। ठीक है, हाँ, ये हाई रेजिस्टिविटी की स्लाइड गलत आ गई थोड़ी, ये आप एक बार देखना। प्लेटिनम लो रेजिस्टिविटी के, मेरे ख्याल से हाई रेजिस्टिविटी में आता है, लो रेजिस्टिविटी में नहीं आता प्लेटिनम, हाई रेजिस्टिविटी आएगी इसकी। तो ये जो वैल्यू है ये आपकी थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है। फिर क्या, इट इज़ मेलिएबल एंड डक्टाइल। ठीक है, शीट्स में आपको इजीली तोड़ सकते हो, इसके तारे बना सकते हो। इट इज़ हाईली कोरोजन रेजिस्टेंट, कोरोजन यानी जंग नहीं लगेगा इसके ऊपर। इट पोजेसेस अ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है इसकी, टूटेगा नहीं। ठीक है, इट इज़ वेरी हैवी मेटल, बहुत हैवी होता है। इट स्पेसिफिक ग्रेविटी 24.1.4 ग्राम पर सीसी, इतनी ज़्यादा इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है। देखो, अब इतना स्टेबल मेटल है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा ही होगा, 1775 डिग्री सेल्सियस। तो ऑब्वियसली ये हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल है अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है तो। बाकी चेक कर लेना, मोस्ट प्रोबेबली यही होगा। ठीक है, हाँ, विद हाई रेजिस्टिविटी। तो ये जो वैल्यू ये इसने दे रखी है, वैल्यू मेरे को गलत लग रही है, डाउटफुल लग रही है, आप ये चेक करना एक बार इसको। बीइंग हार्ड एंड क्वाइट स्टेबल, इट इज़ यूज्ड एज अ हीटिंग एलिमेंट इन ओवंस। अब हार्ड है, इतने हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव कर जाएगा, तो ऑब्वियसली जितने भी हाईली रेजिस्टिव मटेरियल्स हैं वो कहाँ पे यूज़ हो रहे थे, हीटिंग एलिमेंट्स में यूज़ हो रहे थे। और हीटिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, आपके ओवंस होगी और फर्नेसेस होगी, तो उसमें यूज़ हो जाएगा। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ कॉन्टैक्ट मटेरियल वेयर मेकिंग एंड ब्रेकिंग इज क्वाइट फ्रीक्वेंट ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस टचिंग। ठीक है, यहाँ ये वहाँ कॉन्टैक्ट के अंदर यूज़ होता है, सर्किट ब्रेकर्स में यूज़ कर सकते हो, या फिर ऐसी एप्लीकेशंस में यूज़ कर सकते हो जहाँ कांस्टेंट मेकिंग एंड ब्रेकिंग हो रही हो कॉन्टैक्ट्स की ना, बार बार कॉन्टैक्ट्स क्लोज हो रहे हो, बार बार कॉन्टैक्ट्स ओपन हो रहे हो, तो जो इस टाइप की एप्लीकेशंस है वहाँ पे आपका प्लेटिनम बहुत अच्छा यूज़ होता है। ठीक है, ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस टचिंग,
हाई रेजिस्टेंस के अंदर। क्यों? क्योंकि अगर ये काफ़ी स्टेबल है हाई मेल्टिंग पॉइंट पे भी, तो बेशक इनको ये एक बार जुड़े, एक बार अलग हों, शॉक्स आए इनके ऊपर, वैसे भी मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग है, मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा है, तो इस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये इस टाइप के रेजिस्टेंस को बनाने के लिए प्लेटिनम बेस्ट होता है। ठीक है, तो इन टाइप के रेजिस्टेंस को कॉन्टैक्ट देने के लिए प्लेटिनम बेस्ट होता है मटेरियल। अच्छा, इट इज़ यूज इन अप्लायंसेज फॉर मेजरिंग हाई टेम्परेचर्स। ऑब्वियसली जब हाई मेल्टिंग पॉइंट है तो हाई टेम्परेचर पे जब ये स्टेबल रहता है तो क्या करेंगे, मेजरमेंट भी कर देगा ये हाई टेम्परेचर की। वो कौन से अप्लायंसेज होते हैं जिनमें हाई टेम्परेचर पे ये करते हैं? पायरोमीटर्स एंड थर्मोकपल्स। ये आप इंस्ट्रूमेंटेशन में भी पढ़ोगे और उसके अंदर सब्जेक्ट के अंदर भी पढ़ोगे। जब डिफरेंट मेटल्स को डिफरेंट टेम्परेचर पे हम ज्वाइन करते हैं तो उसकी वजह से उनमें एक ईएमएफ जनरेट होता है थर्मोकपल की वजह से। ठीक है, एक ईएमएफ जनरेट होता है, वोल्टेज जनरेट होती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होती है, हम उसको मेजर करते हैं, वो बेसिकली थर्मोकपल्स होता है। और पायरोमीटर्स, ये भी आप पढ़ोगे, ये काफ़ी डिटेल में पढ़ोगे आप इसको इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर। ठीक है, ये आपका था चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया आपका। ओके, सुपर कंडक्टर्स, ट्रांजिशन टेम्परेचर, ट्रांसमिशन लाइंस। फिर नेक्स्ट हम चैप्टर 3 करेंगे। ओके, राइट।